दोस्तों, मैं कल एक वीडियो कवर किया था बैंकिंग सिस्टम में। तो एआरसी कंपनियां क्या होता है, प्रोजेक्ट सशक्त क्या होता है, मिशन इंद्रधनुष क्या होता है, ये सारा चीज़ बताया। आज नया जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंतर्गत उसके आगे की चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, सारफेसी एक्ट और आईबीसी। तो ये दो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। आज मुख्य रूप से मैं बताऊंगा कि जो बैंकिंग सिस्टम कार्य करता है उसके टूल्स क्या क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो बैंक बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, उपकरण। जैसे मान लो कि आरबीआई एक बैंक है। आरबीआई किसी से कैसे काम करता है, तो इसके पास दो प्रकार के टूल्स होते हैं, ठीक है। तो एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल और दूसरे को बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल भी दो प्रकार का होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है। इस तरीके से नोट कर लो। अब मेन ये वाला पोर्शन है, ट्रेडिशनल पोर्शन। नॉन ट्रेडिशनल में नया टॉपिक ये आ रहा है, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी किस तरीके से काम करेगा, इंटरेस्ट रेट कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें नॉन ट्रेडिशनल में आ रहा है। ये आगे मैं बताऊंगा। अभी पहले तो ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज रियल में टूल्स की बारी आएगी। तो जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, टूल्स वो दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, गुणात्मक, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है एनडीटीएल। ये अब यहाँ से ये पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एनडीटीएल लिखते चलो आप लोग कि एनडीटीएल में आगे बताऊंगा बैंक रेट। आज जाके रियल में मॉनेटरी पॉलिसी की चीज़ें हैं। बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेट, रेपो रेट, एल ए एफ, उसके बाद बेस रेट, बेस रेट, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। क्वालिटी गुणात्मक के अंतर्गत, सॉरी, ये बेस रेट इसके अंतर्गत आएगा। बेस रेट एमसीएलआर, और एमसीएलआर कैसे काम करता है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। नॉन ट्रेडिशनल टूल्स मैंने बताया था ना, उसी को इसके ही अंतर्गत पढ़ा जाता है, किस तरीके से क्या कहा जाता है। उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी कमिटी कमिटी का काम, समिति का काम भी गुणात्मक के तहत किया जाता है। अब एक एक चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों में समझा देता हूँ कि कैसे काम किया जाता है। तो इससे पहले ना एक चीज़ बता देते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे काम करती है, जिससे ये सारी चीज़ें समझने में आसानी, टूल समझ, ये सारी चीज़ें हो गई ना। अब देखिए आप लोग, अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए। उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी।
मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये नियुक्त करती है आरबीआई द्वारा। आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य, 2 प्रकार से। आरबीआई द्वारा 3 सदस्य, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 सदस्य। यदि 6 सदस्य आरबीआई द्वारा, 3 सदस्य, यदि मान लीजिए कि इस किसी नियम में यदि समान मत पड़ते हैं तो उसमें आरबीआई के गवर्नर को वीटो करने का अधिकार है। जिधर वो हस्तक्षेप कर देगा वो नियुक्ति की जाएगी। ये हर साल अपनी चीज़ों को साल में 2 बार जारी करती है, अप्रैल में अक्टूबर में 2 बार साल में जांच करती है। रघुराम राजन सर आए तो इन्होंने एक काम किया कि जो 2 बार होती थी वो साल में 4 बार करना शुरू कर दिए। ठीक, 4 बार रेगुलेट करने का, ये जारी करने का काम है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को अपडेट करने का 4 बार किए। फिर इसी को सुधार करके 2 माह पर करना शुरू कर दिए। उर्जित पटेल उस समय आरबीआई के उप गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे। रघुराम राजन सर उस समय गवर्नर थे। दोनों लोगों की जोड़ी को जबरदस्त माना जाता है। उन्हीं की देन है कि भारत में आरबीआई के जो हमेशा घाटा में रहता था उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन की जो अस्थाई पूंजी है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसको वर्तमान सरकार ने 2019 में लेने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर काम कैसे करता है। सपोज दैट ये बैंक है, यानी एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई एक बैंक है। तो मैंने बताया था कि बैंक का 2 काम होता है, जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। अब ये जमा स्वीकार 2 प्रकार से करता है, डिमांड डिपॉजिट, दूसरा टाइम डिपॉजिट। इसमें भी 2 प्रकार के खाता होते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक, ये काम करता है। इसके अंदर डीडी के रूप में फिक्स किया जाता है और इन दोनों को मिलाकर यानी डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, टीडी को मार्क बोलते हैं GDTL, ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटीज, GDTL। डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट को मिलाकर बोलते हैं GDTL, ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मान लीजिए अब ये दूसरा आया। इसके वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटी कैसे बनता है, तो ये फार्मूले के रूप में याद रखना होता है। ये इसी को ना वो एक्सप्लेन करके शब्दों में लिख कर दे देगा और इनमें से बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से टूल्स काम करते हैं और उसी में ये एक एक वर्ड यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ें है। तो पहले ये हो गया। अब ऋण की बात आती है तो ऋण जैसे मान लीजिए ऋण कैसे आता है, ऋण कैसे काम करता है। ऋण को एसेट्स कहते हैं, ये संपत्ति होती है, ये बैंकों की संपत्ति होती है। जिसको जैसे मान लीजिए कि 2 बैंक है, पीएनबी है एक तरफ
और दूसरी तरीके से एसबीआई है। पीएनबी को कुछ समय के लिए लोन चाहिए, जैसे मान लो कि 1 दिन के लिए, ठीक है, तो वो आरबीआई के पास न जाकर पीएनबी एसबीआई से कहता है कि भाई मुझे 2000 करोड़ रुपए का लोन दे दो, चंद समय के लिए लोन दे दो। ये दे देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉल मनी मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह शब्द पूछ देता है कि कॉल मनी मार्केट में कैसे किया जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज या लोन कहते हैं, सॉरी, लोन, इंटर बैंकिंग लोन। तो देखो अब एक आता है, मैंने ऊपर लिखा हुआ था टूल्स में NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। तो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी हर बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस के आधार पे 14 दिन पर अपडेट करते रहते हैं, जिसके अंतर्गत वो अपनी डिमांड डिपॉजिट और लोन के एकदम क्लियर अमाउंट को जिसके आधार पे करते हैं, उस गाइडलाइन को कहते हैं NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला यदि याद है ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो NDTL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये GDTL यानी GDTL माइनस के IBL इज इक्वल टू होता है NDTL इज इक्वल टू होता है GDTL माइनस के IBL। मतलब जितना जमा हुआ है उसमें से ऋण को घटा दे 14 दिन के अंतर्गत, जो एकदम क्लियर बचता है उसको कहते हैं NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। ये चीज समझ में आ गया? हर बैंक को करना रहता है। इसके अंतर्गत कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, टूल्स आते हैं, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे पूछ देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? तो एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से, जैसे मान लो कि किसी बैंक से तुमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पत्र खरीद लिया और 2 साल के लिए खरीद लिया, तो 2 साल बाद भी तुम्हें ब्याज रेट देकर वो पैसा उतना देगा। जैसे मान लो कि 2000 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा, तो 2 साल बाद भी ये पैसा तुम्हारा डूबा नहीं है, ये बैंक देगा। ये सरकार आपको अथॉरिटी दे देती है कि 2000 रुपया तो देगा ही, प्लस इसका ब्याज दर भी तुमको जोड़ के देगा। तो एक प्रकार का दस्तावेज होता है। इसका यूज बैंक्स अपने CRR, SLR जैसे चीज़ों के लिए करते हैं। तो कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब इसमें 2 नए टर्म्स आता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक, रेपो रेट को समझने के लिए समझ लो कि ये RBI है और दूसरा है SBI। ठीक, यदि SBI को पैसा चाहिए, तो वो RBI से कहता है कि मुझे कुछ पैसा आप दे दो। ठीक है, तो जिस दर पे RBI SBI को पैसा देगा उसे कहते हैं रेपो रेट। ऐसा दर जिस पे RBI SBI को पैसा देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। और जिस दर से रिटर्न तो भी करेगा ना, SBI RBI को रिटर्न भी करेगा, तो जिस दर से
एसबीआई आरबीआई को रिवर्स करता है, लौटाता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसका मान इससे हमेशा 1% अधिक होता है, यानी ये 4% है तो ये 5% होता है। इससे क्या होगा कि आरबीआई को लाभ मिलता है, यहाँ से आरबीआई को लाभ मिलता है। रेपो रेट का मान रिवर्स रेपो रेट से हमेशा 1% कम होता है, या ये कहें कि रिवर्स रेपो रेट का मान रेपो रेट से हमेशा 1% अधिक होता है। दोनों बात एक ही हुई, इधर से पकड़े चाहे इधर से कान पकड़े, बात एक ही हुई। तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, रेपो रेट क्या हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इसमें और दो चीजें आता है, CRR SLR। ये सारे समझने वाली चीजें हैं, ये मैथमेटिक्स फॉर्म होता है। और SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है ये मैं समझाता था। मान लो कि कोई बैंक है, कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, ठीक है, एक बैंक है, ठीक। जैसे मान लो कि इसको बैंक खोलना है तो इसको 200 करोड़ रुपए की राशि चाहिए, ठीक है। अब 200 करोड़ रुपए में इसको दो तरीके से चाहिए, 115 करोड़ का कैश और 85 करोड़ का गोल्ड प्लस सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में इसको रिजर्व रखना है। ये तो है कि तुम बैंक खोलने के लायक होगे, पात्रता है किसी के बैंक खोलने की। अब इसमें क्या करना है, ये कहता है कि 4% इसका मतलब 200 का 4% मान स्टैंडर्ड 4% आपको आरबीआई के पास रखना है, आरबीआई के पास रिजर्व रखना है। कैश रिजर्व रेशियो मानी कैश के रूप में 4% रख दीजिए, ठीक। कैश के रूप में 4% जब आप रख देंगे तो 200 करोड़ का 4% निकाल कर जो राशि बची उससे आप काम करेंगे। अब उसमें भी क्या करना है, 21%, अब तो 19% भी हो, 19% हो गया है लगभग, 19%, मान ली इसको मोटा मोटी समझने के लिए 20% लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये हमेशा आरबीआई चेंज करती रहती है, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, महंगाई बढ़ती घटती रहती है, बैंकों को लोन देने की प्रक्रिया बढ़ती, कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा। बट SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, या अब 20% जो राशि हो गई उसको बैंक ऑफ बड़ौदा को हमेशा कैश के रूप में, नगद रूप में रखना होगा। इसको कभी भी खर्च नहीं कर सकता है, गोल्ड के रूप में रखे, जनरल सिक्योरिटीज के रूप में रखे, कैश के रूप में रखे, यानी 24% राशि को निकालने के बाद 200 करोड़ का 24%, यानी मान लो 24% निकालने के बाद जो शेष राशि बचती है उसी से कोई भी बैंक व्यापार कर सकता है। ये आरबीआई की गाइडलाइन है, ठीक है। तो बात उठती है कि क्या आरबीआई के पास जो 4% रखते हैं बैंक, उस पे उनको कोई लाभ मिलता है? ऐसे ही शब्द ना यूपीएससी के एग्जाम में पूछता है कि क्या 4% जो रख रहे हैं आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो रखा गया है, CRR रखा गया है, उस पे लाभ मिलता है? तो एक लाइन में नहीं। तो इस पे बैंकों को लाभ नहीं मिलता है। क्या SLR के रूप में उन्हें लाभ मिलता है? तो एक लाइन में है कि नहीं। यानी इन दोनों राशियों पे बैंकों का लाभ नहीं मिलता है, इसीलिए बैंक
चाहते हैं कि आरबीआई इसको कम करे, कि जिससे उनके पास पैसा मार्केट में लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब हम आरबीआई इन टूल्स का प्रयोग महंगाई को कंट्रोल करने के, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है। यदि एक चीज, यदि ये बढ़ा दे, यानी सीआरआर बढ़ेगा, सीआरआर को बढ़ेगा, यानी 4% से वो 5% कर दे, तो स्वाभाविक है कि बैंकों को अधिक पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो मार्केट में पैसा कम लगाएंगे। जब मार्केट में पैसा कम लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि बैंक मार्केट के लोगों को पैसा कम देंगे। तो पैसा को, इस प्रोसेस को कहते हैं मार्केट से पैसा को खींचना। आरबीआई इस प्रकार से मार्केट से पैसा खींच लेती है, यानी सीआरआर एसएलआर को बढ़ाकर मार्केट से पैसा खींच लेगी। जब मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। पैसा रहेगा तो सामान खरीदोगे ही नहीं। अरे डिमांड सप्लाई, तभी डिमांड सप्लाई पे ही इन्फ्लेशन चलता है, और जब पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड और सप्लाई दोनों इफेक्टेड होगी। तो पैसा खींचने का इंस्ट्रूमेंट एसएलआर और सीआरआर है। यदि इसके अपोजिट भी सही है, यदि मान लो कि महंगाई को बढ़ाना हो, मार्केट में उसे पैसा आरबीआई को छोड़ना है, तो सीधा सीधा इसको कम कर दे। जब कम करेगी तो स्वाभाविक है कि बैंक भी कम रखेंगे और वो पैसा मार्केट में छोड़ेंगे। पहले ये 21% था, 21-22% रहता था, इसको शशिकांत दास जी घटा के 19% कर दिए हैं। तो कभी कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये जब घटेगा तो मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। किसी भी देश के लिए एक हद तक महंगाई जरूरी है, क्योंकि जब महंगाई नहीं रहेगी तो व्यापार का आना जाना ही संभव नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने एक फार्मूला बनाया था कि महंगाई कितना रहेगी और कितना घटेगी, 2 ± 4% का फार्मूला। 2 ± 4% का फार्मूला काम करता है, जिसके तहत महंगाई को कम बेसी किया जा सकता है। मतलब मिनिमम महंगाई रेट 2% रहनी चाहिए और मैक्सिमम 4% है, तब तो विकास का फ्लो सही है। इससे अधिक जाती है तब बैंकों का देश के लिए समस्या हो जाएगी, इससे कम जाती है तब समस्या हो जाएगी। जैसे जापान के केस में देखा जाए तो वहाँ पे महंगाई रेट 2% से नीचे चला गया, वहाँ कुछ खरीदने का है ही नहीं, तो वो बढ़ाने के लिए विदेशों में निवेश कर रहा है। जबकि अभी एक क्राइसिस चल रहा था, वेनेजुला का क्राइसिस, वहाँ पे जो महंगाई रेट थी वो 35% बढ़ गई थी, मतलब बहुत बुरी दशा में आ गई थी। तो ये घातक होता है। तो ये 2+4 का जो कंसेप्ट हो गया ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ चीज होती है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, तो ये भी बैंक रेट और रेपो रेट, रेपो रेट दोनों होते हैं साथ में। तो रेपो रेट मैंने बताया कि आरबीआई जब एसबीआई दूसरे बैंक को कर्ज देती है तो इसको कहते हैं रेपो रेट। ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए। यदि एक रात के लिए यानी 24 घंटे के लिए होता है तो ओवरनाइट रेपो रेट भी कहा जाता है। एक चीज जान लीजिए कि यदि एक 24 घंटे के लिए देता है रेपो रेट तो उसको कहते हैं ओवरनाइट रेपो रेट, ठीक है। जबकि वही लंबा समय के लिए लॉन्ग टर्म्स के लिए देता है लोन, ये इसको लॉन्ग टर्म्स के लिए देता है तो उस लोन को कहते हैं बैंक लोन।
यानी बैंक लोन क्या होता है? एक ऐसा लोन जिससे आरबीआई दूसरे बैंकों को लंबे समय के लिए लोन देती है, तो इस प्रोसेस को बैंक रेट कहते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म के लिए दे तो उसे रेपो रेट कहते हैं। यही रेपो रेट जब एक रात के लिए हो जाता है तो उसको कहते हैं रिजर्व ओवरनाइट रेपो रेट। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे कार्य करता है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है और आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर वो 1 जुलाई से 30 जून होता है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंतर्गत ही ये कार्य किया जाता है। अब बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, और कुछ टूल्स है उसको मैं थोड़ा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स अच्छे से पता चलेगी। तो इस बैंकों में इस वीडियो के अंतर्गत इतना। थैंक यू।